नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा फिर से आ गया हूँ सोम की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। बहुत सारे लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी। मैं एक्चुअली बिजी हो जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था पहले ही लेक्चर में कि थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो। लेकिन भरोसा रखिए, धीरे धीरे सारा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वीडियो को देखना है, अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि देखिए, वीडियो का प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट कैसे चेक करना है? आप चैनल का नाम डालिए सिविल टेक सॉल्यूशन। उसमें आप होम पेज पर जब जाएंगे तो साइड में प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट जाएंगे तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट बनी, उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके बना हुआ है। सारा लेक्चर टॉपिक के साथ मिल जाएगा आपको, उससे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज सोम की सीरीज का अगला लेक्चर हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात, पहले लेक्चर में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था। दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर जिसका नाम है हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसकी थ्योरेटिकली प्रॉपर्टी को पढ़ा था। अब मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉपर्टी है कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, स्टिफनेस क्या है, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। कुछ प्रॉपर्टी उसमें ऐसी थी जिनका टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है या नहीं है। जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे किया जाता है, किन मशीनों से किया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वो मशीनों वाला पार्ट जो है उसको बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर के बाद में। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, और उसके मतलब उसके बारे में समझेंगे, तभी वो थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कर्व खींचना पड़ेगा और वो कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड है। हालांकि वो चैप्टर इसके बाद देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ चलेंगे। उसके पार्ट इसका मिलेगा, इसमें पार्ट उसका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन बाय वन चीजों को। तो सबसे पहले मैंने जब आपको सोम स्टार्ट किया था तो बताया था सोम इज नथिंग बट द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर जब आप लोड लगाते हैं और वो कहीं पर जाने के लिए, वहां से हिलने के लिए, यानी डिस्प्लेस होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देखिए, अगर बॉडी चुपचाप यहां से ना, यहां से बॉडी चुपचाप डिस्प्लेस होकर के कहीं और चली गई, चुपचाप, जैसे यहां से अगर रुकावट नहीं होती, ये रुकावट नहीं होता, तो बॉडी चुपचाप डिस्प्लेस होकर यहां से, ये फोर्स आपने अप्लाई किया और बॉडी चुपचाप डिस्प्लेस होकर यहां से यहां चली गई। बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां चली गई, तो इसका कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्यों? इसने केवल अपना प्लेस क्या कर लिया, चेंज कर लिया। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है कि बॉडी पर फोर्स लगाया हूं और वो डिस्प्लेस नहीं हो पा रही है, बल्कि उसको एक जगह पे रोक दिया गया है, कुछ रिजिड पॉइंट लगा करके या रिजिडिटी से उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या होगा? जिस काइंड की फोर्स लग रहा है, ये खींच तो रहा नहीं, इसको दबा रहा है, तो इसकी स्थिति कुछ यूं हो जाएगी, ये बॉडी जो है इसकी लंबाई में कमी होगा और डायमीटर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा तो फाइनली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो इसको आपने कहा कि जब बॉडी की डिफॉर्म, ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होती है या उसको डिफॉर्म करने के लिए बहुत ही अधिक बल की आवश्यकता होती है, तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो सोम में हम लोग अध्ययन करेंगे उन बॉडीज का जो डिफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो डिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक लोड जो बॉडी को डिफॉर्म कर सके। और इस टाइप के लोड का ही हमने क्लासिफिकेशन यहां पर किया है, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन लोड का। कि डिफॉर्मेशन जो लोड लगता है किसी को, यहाँ डिफॉर्मेशन शब्द का मतलब बस इतना है दोस्त कि वो लोड जो है ना मात्रा में ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बॉडी को क्या कर दे रहा है, डिफॉर्म कर दे रहा है। तो हमने यहां से सीखा कि बॉडी पर डिफॉर्मेशन लोड कुछ नहीं है, बल्कि वो लोड है जिसके संपर्क में बॉडी डिफॉर्म हो रही है। तो टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन लोड में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लोड का क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन लोड का हुआ बेस्ड ऑन नेचर, और तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन एक्शन। तीन तरह से लोड को हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले लोड के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है? सपोज करिए कि आपकी कोई ऐसे ऐसे, देखिए, पॉइंट लोड को हमेशा ऐसे दिखाएगा, ये एरो से दिखाएगा कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉइंट लोड है। ये बीम है कोई, इसका एक बीम का स्केच है और उस पर एक लोड लगा हुआ है जिसको नीचे एरो से दिखाएंगे, पॉइंटेड है। पॉइंट लोड कहें इसको, या फिर इसको हम लोग कंसंट्रेटेड लोड कहें, बातें कहिए।
कंसंट्रेटेड मतलब एक ही जगह पर केंद्रित, और पॉइंट का मतलब तो बिंदु भार यानी पॉइंट लोड हुआ ही। तो ये पॉइंट लोड कैसे कहा जाएगा कि एक ही जगह पर लगा रहेगा। असल में कोई बीम जब कहीं रखी रहती है तो उसके रिएक्शन भी पॉइंट लोड ही होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भी पॉइंट लोड होते हैं। और ये ऊपर से लगने वाला, अब ये ऊपर से पॉइंट लोड कैसे लगता है, जैसे देखिए पॉइंट लोड उस लोड को कहते हैं जिसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट लोड किसको कहेंगे, पॉइंट लोड में कहेंगे एरिया ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए आप लोग नोट्स बनाते भी जाइए, जो सक्षम है वो बना ले, नहीं तो लास्ट में नोट खरीदने का भी ऑप्शन रहेगा, बहुत कम प्राइस में आपको नोट्स मिल भी जाएगी। तो इसलिए वो नोट्स आप चाहे तो बना बनाया ले भी सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल होगी, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए कैसे लेना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बना लेंगे तो मच बेटर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो आपका है पॉइंट लोड में इज वेरी स्मॉल, मतलब जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत कम होता है किसमें, पॉइंट लोड में, ठीक है। जैसे अब ऐसा नहीं कि पॉइंट का मतलब पॉइंट का तो कोई एरिया ही नहीं होता, लेकिन जैसे कोई बहुत बड़े क्षेत्रफल पे कोई छोटा सा लोड आ रहा है जिसका एरिया बहुत कम है, जैसे कोई छत पे कॉलम खड़ा कर दें हम लोग, या बीम के ऊपर कहीं बीच में कॉलम खड़ा कर दें, तो बताइए वो जो लोड लग रहा है उस बीम पर, वो कॉलम का लोड, तो कॉलम का लोड एक तरह का पॉइंट लोड कहा जाएगा, क्योंकि वो पॉइंटेड है, उसका एक्सिस एक ही है, ठीक है। कई बार लोड ऐसा होता है कि लोड बटा हुआ भी मिल जाता है, तो देखिए पॉइंट लोड ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है, हम लोग यहाँ देखेंगे यूडीएल के बारे में। यूडीएल क्या होता है, इसी तरह से अगर बीम ही का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार पूरे बुक में आपको बीम मिलेगा। बीम को जब पॉइंट लोड को दिखाते हैं, यूडीएल को, तो यूडीएल को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। सपोज करिए कि पर मीटर ये डब्ल्यू न्यूटन का लोड है, पर मीटर का मतलब इसकी 1 मीटर लंबाई पे डब्ल्यू न्यूटन है यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरे मीटर पे भी डब्ल्यू न्यूटन है, तीसरे मीटर पर भी डब्ल्यू न्यूटन है, चौथे में इस टाइप से पर मीटर डब्ल्यू न्यूटन का लोड आ रहा है, यानी लोड बंटा हुआ है थ्रू आउट द स्पैन, मतलब पूरी लंबाई पर लोड बंटा हुआ है, तो उसको यूडीएल लोड कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसा, अब बीम का खुद का भार, बीम का भी तो खुद का, बीम अगर रहेगी तो क्या उसको छोड़ेंगे तो वो लटकेगी नहीं, बिल्कुल लटकेगी। क्यों लटकेगी, अपने सेल्फ लोड के कारण, या उसके ऊपर स्लैब का भार, बीम का खुद का भार या उसके ऊपर स्लैब का भार एक तरह का यूडीएल लोड है। और पॉइंट लोड जो होता है वो किसी कॉलम वगैरह से ट्रांसफर होता है। सिविल का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, मैकेनिकल वाले भी अपने एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि बीम पर पॉइंट लोड क्या होता है, जब पॉइंटेड यानी एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी लो एंड इफ द लोड इज distributed throughout the span it is called UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब लोड प्रति मीटर लंबाई पर एक समान रूप से क्या है, बटा हुआ है। दूसरा होता है UVL मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसका मतलब होता है लोड बटा यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से बदलता हुआ भार, बदलने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे लोड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, एक समान है ना, यहाँ पे भी उतना ही है जितना अगली जगह में, हर जगह एक समान है, लेकिन हो तो ये भी सकता था, जैसे क्या, जैसे हो सकता था कि ये बीम है और बीम में यहाँ लोड 0 है, लेकिन उधर लोड काफी ज्यादा है और लोड इस तरह से क्रमानुसार बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब लोड क्या है, नीचे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लोड देखिए एक जगह से घटते घटते फिर दूसरी तरफ बढ़ते जा रहा है और एक समान एक लाइन में बढ़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हो और लोड ऐसे बढ़ा है, फिर यहाँ पे घटा है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ा है, मतलब रैंडमली कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस टाइप से बढ़ रहा है और घट रहा है। तो जान लीजिए कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं इसको, मतलब जिसमें लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। और चौथा है नॉन यूनिफॉर्म लोड, मतलब जो पता न चले किस रूप से बढ़ रहा है, उसको कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लोड। बात समझ में आ रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म लोड क्या है, ये सब बेस्ड ऑन इंटेंसिटी से यानी तीव्रता के आधार पर, तीव्रता मतलब होता है लोड कितना तेजी से कई जगह पर लग रहा है या किन जगहों पर कितनी तेजी है, उसमें कितना वो नुकसान कर सकता है, ये उसका टाइप नहीं है। अच्छा ये सब हो सकता है पॉइंट लोड कंप्रेशन में हो सकता है, टेंशन में हो सकता है, ये यूडीएल वाला टेंशन में हो सकता है, कंप्रेशन में हो, कैसा भी लोड हो सकता है, नेचर कोई भी हो, लेकिन इंटेंसिटी इसकी जो होती है बटा हुआ है कि बदला हुआ है कि पॉइंटेड है, ये सब उसकी तीव्रता को बताएंगे। तीव्रता मतलब कितना तेज वो काम करेगा। पॉइंट लोड सबसे खतरनाक है इनमें से पॉइंट लोड सबसे, क्योंकि वो कई जगह पर कंसंट्रेट होता है, जैसे कील मारने जैसा भी है, जैसे दीवार में कील है, हल्का से भी ठोकेंगे धंस जाएगा, लेकिन वही चीज अगर एरिया नीचे प्लेट होता तो वो नहीं धंसता।
तो बटा हुआ भार ठीक रहता है, पॉइंटेड लोड थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बेस्ड ऑन नेचर की बात करें, बेस्ड ऑन नेचर यानी नेचर के आधार पर लोड, तो वो टेंसाइल काइंड ऑफ लोडिंग हो सकती है। लोड जो हो सकता है कि टेंसाइल टाइप का हो। टेंसाइल का मतलब होता है कि उसमें तनाव उत्पन्न कर रहा हो, जैसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी है और बॉडी पर लोड यहाँ पर ऐसे लग रहा है, यहाँ पर इस टाइप से लग रहा है, ठीक है। तो इसमें बॉडी में क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन। टेंशन का मतलब होता है कि इसको खिंचाव में ये ला रहा है, बॉडी को स्ट्रेच करेगा, फैलाएगा, तो ये तनाव है। लेकिन तनाव में भी एक टाइप हो सकता है, ये जो बॉडी है उसका ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, हो सकता है यही तनाव बल एक्सिस पर ना लग करके, ये एक्सिस पर ना लग करके एक्सिस से कुछ नीचे ऊपर लगे, यहाँ पे लगे, देखिए एक्सिस से थोड़ा नीचे आया या फिर एक्सिस से थोड़ा यहाँ पे लगे, कहीं भी हो सकता है ये। तो ऐसे लोड को कहते हैं जो एक्सिस ये है, ये एक्सिस है, एक्सिस से नीचे या ऊपर लगने वाले लोड को हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं, ठीक है। तो टेंशन में पहला लोड जो हो सकता है वो हो सकता है एक्सियल टेंशन, और दूसरा हो सकता है इसेंट्रिक टेंशन, इसेंट्रिक टेंशन, ठीक है। एक्सियल टेंशन और इसेंट्रिक मतलब होता है उत्केंद्रित भार, उत्केंद्रता होगी, वो एक्सिस से हटके लग रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में इसका नेचर क्या होगा, ये खींचने का नहीं बल्कि दबाने का प्रयास करेगा। इस टाइप से बॉडी है तो बॉडी को इस टाइप से दबाएगा, दोनों तरफ से कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन में क्या है, बॉडी को कमी आएगी, उसमें दबाव महसूस करेगा और बॉडी कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो इस केस में कंप्रेशन भी किस टाइप के होते हैं, पहला टाइप कंप्रेशन का अगर बांटे तो सबसे पहले हो सकता है वही एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन। दूसरा होता है इसेंट्रिक कंप्रेशन, इसेंट्रिक कंप्रेशन। और तीसरा हो सकता है वैल्यूमेट्रिक कंप्रेशन। वैल्यूमेट्रिक का मतलब देखिए, अब एक्सियल कंप्रेशन और इसेंट्रिक कंप्रेशन तो आपने समझ लिया। कई बार कंप्रेशन के केस में ऐसा होता है कि बॉडी इस टाइप से है मान लीजिए, तो इस पर चारों तरफ से एक साथ कंप्रेशन आ रहा है एक समान मान का। ऐसा कब होता है, जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर हो तो उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है। पानी का चारों तरफ से जो दबाव काम करता है किसी बॉडी पर, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है एक तरह का वैल्यूमेट्रिक कंप्रेशन हो जाता है, जो उसके पूरे वॉल्यूम को एक साथ कम करने का प्रयास करता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ये हो गया कंप्रेशन की कहानी, ठीक है। तीसरा आ जाता है शियर। जब भी किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो उसको शियर फोर्स कहते हैं। जैसे अभी तक सीधे सब बॉडी पे लग रहे थे, लेकिन ये बॉडी यहां पर है तो इसके सतह पे लगेगा, सतह पे मतलब इस सरफेस पे लगेगा, और इसका प्रयास रहेगा कि ये बॉडी को कुछ ऐसे घुमा दे, मतलब उसके सतहों के बीच में एक तरह से कटाव ला दे, वो सतहें एक दूसरे पर फिसलने का प्रयास करें। तो ऐसे फोर्स को शियर लोड या शियर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो शियर फोर्स क्या करता है, वो टेंजेंशियली लगता है, स्पर्श रेखीय लगता है, और वो स्पर्श करते हुए लगते हुए उसको काट देने का प्रयास करता है बॉडी को उसके सारे प्लेन पर, तो उसको कहते हैं शियर लोडिंग। तो ये नेचर है, नेचर है कि टेंशन ये उत्पन्न करेगा, ये कंप्रेशन और ये शियर। और ये हो कैसे कैसे सकते हैं पॉइंट, ये सब मतलब कोई भी लोड एक लग रहा है। सपोज मैंने कहा कि एक लोड जो है किसी बॉडी पर, हमने कहा कि ये जो बॉडी है इस पर कोई लोड लग रहा है, बताइए कौन सा लोड है। तो पहली बात कि ये पॉइंट लोड है, क्यों, क्योंकि देखिए पॉइंटेड है। इसमें से भी किसी एक टाइप का होगा, तो कंप्रेशन लग रहा है एक्सियल कंप्रेशन। इसमें से भी किसी एक टाइप का, सब में से किसी न किसी एक टाइप का एक फोर्स होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन का बेस अलग है। मैंने क्लासिफिकेशन का मतलब आपको समझाया था कि अलग अलग आधार पे कई लोग कई चीज हो सकते हैं। जैसे बाई जेंडर मैं मेल हूं, बाई जेंडर मतलब मेरे जेंडर के आधार पर मैं मेल हूं। बाई प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं। लेकिन अगर कोई और आधार पे मुझे बांटा जाए तो जैसे जैसे मैं बाई स्पेसीज, स्पेसीज मतलब प्रजाति के आधार पे मैं ह्यूमन हूं, ह्यूमन एक प्रजाति है। तो कई आधार पे किसी चीज का बंटवारा किया जा सकता है, मैं ही अलग अलग हो सकता हूं अलग अलग आधार पर, ठीक है। इसी तरीके से ये लोड भी अलग अलग आधार पे कई नाम इसके हो सकते हैं। इसी तरीके से जब बेस्ड ऑन एक्शन का बात किया जाएगा कि लोड अप्लाई किस तरीके से हो रहा है, एक्शन मतलब वो लोड लगा तो कैसे लगा, लगने के बाद पता चलेगा वो टेंशन है कि कंप्रेशन है, फिर वो पता चलेगा कि वो पॉइंटेड यूडीएल है, लेकिन वो लगने से पहले कैसा नेचर में लग रहा था, कैसा एक्शन किस टाइप से अप्लाई हो रहा था बॉडी पर, एप्लीकेशन उसका कैसे हो रहा था। जैसे
आराम से बॉडी पर लगा हुआ है तो डेड लोड है। जैसे किसी दीवार वगैरह के ऊपर कोई छत रख दी गई हो तो छत का लोड उस पर डेड लोड है। तो डेड लोड वो लोड होता है जो स्थायी रूप से, ये परमानेंट होता है, स्थायी रूप से संरचना का जो भार होता है वो डेड लोड होता है। लेकिन लाइव लोड, जैसे हम छत पर अपने कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी खाली रह रहा है, तो कुछ लोड उस पर लाइव लोड होता है। लाइव का मतलब होता है वो लोड का आना जाना उस पर लगा रहेगा। तीसरा ग्रेजुअल लोड, कहीं कहीं कोई लोड ऐसा होता है जो लगा था और उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है। पहले तेज लगा था, स्लो होने, जैसे आप मान लीजिए ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक लीजिए आप, एक सिरोपरी टैंक, उस पे क्या होता है, सिरोपरी टैंक के कॉलम है, कॉलम के ऊपर टंकी बनी है, टंकी से पानी जा रहा है, ठीक है। तो बताइए उस टंकी का खुद का भार जो है वो क्या होगा, वो डेड लोड है। अब उस पर कुछ आदमी रिपेयरिंग के लिए चढ़े हैं फिर उतर जाएंगे तो वो लाइव लोड है। उसी टंकी में पानी भरना शुरू किए, टंकी में पानी भरना शुरू किए, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका लोड पानी का बढ़ रहा है तो वो एक ग्रेजुअल लोड है। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमागत लोड, ग्रेजुअल मतलब क्रम से जो लोड लगता हो, तो क्रमागत लोड है। उसी टंकी में पानी का जो भार है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब फिर पानी का भार रुक गया फिर धीरे धीरे घटने लगा तो वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो ग्रेजुअल लोड है। इसी तरह सडन लोड, उसी टंकी के ऊपर अचानक से कोई भारी सा पंछी बैठ गया। वैसे पंछी का लोड लेना एक अच्छा उदाहरण नहीं है, मैं टंकी का एग्जांपल दूं, कोई भी लोड सडनली किसी चीज पे पड़ जाए जाकर के, जैसे किसी ब्रिज के ऊपर कोई व्हीकल चला गया अचानक से फिर निकल गया, तो वो सडन उस पे आया अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड था, तो सडनली लोड जो आता है उसको सडन लोड कहते हैं। यहां पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि सडन लोड जरूर नहीं कि अचानक से जंप करके उस पर कूदे, वो अचानक से रोल करके आ सकता है, कहीं से भी आए आ सकता है। लेकिन इंपैक्ट लोड भी एक तरह का सडन लोड है। इंपैक्ट मतलब होता है वो भी सडन है, लेकिन वो निश्चित रूप से किसी हाइट से आके उस पर कूदेगा, हाइट से आके कूदेगा तभी वो इंपैक्ट लोड होगा। अचानक से कहीं आ गया ऐसे नॉर्मली तो वो सडन लोड है। लेकिन इंपैक्ट लोड ये टाइप ऑफ सडन लोड विच हैव अ एनर्जी कॉल्ड स्टैटिक एनर्जी। मतलब कोई इंपैक्ट मतलब जैसे हम यहां से कोई चीज ड्रॉप किए और वो नीचे जाके झटका देगी, जैसे हथौड़े से आप किसी चीज को मारे तो कोई भी चीज जब ऊंचाई से आके गिरती है तो उसके पास अपनी एक एनर्जी होती है और उस टाइप के लोडिंग को हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं। वो भी एक तरह का सडन लोड है, लेकिन सडन लोड जरूर नहीं कि इंपैक्ट लोड हो, लेकिन इंपैक्ट लोड एक टाइप का सडन लोड है। तो ये टाइप ऑफ लोड से जो किसी बॉडी पर अप्लाई होकर के उसके अंदर डिफॉर्मेशन ला सकते थे। अब अगर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रही है, लोड के इफेक्ट में किसी बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन आ रही है तो बताइए क्या होगा, वो बॉडी डिफॉर्म होगी। और जब भी कोई बॉडी धीरे धीरे दब के डिफॉर्म होने जाती है तो वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। तो एक टर्म होता है कि क्या कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध नहीं करती है, करती है। एंड दिस रूल इज नोन एज इनर्शिया रूल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने पहले नियम में अपने कहा था कि हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है और उस विरोध का जो कारण होता है वो होता है जड़त्व यानी इनर्शिया, ठीक है। तो जब आप किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स आराम से पड़े हुए उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्म होगी तो उसके विरोध में उसके पार्टिकल्स उसका विरोध करेंगे, नहीं हम नहीं दबेंगे, हम नहीं दबेंगे, हमको फैलने दीजिए, जैसे थे वैसे रहने दीजिए। तो हर बॉडी अपने डिफॉर्मेशन के विरोध में एक बल अंदर से लगाती है और उस बल को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होती है, तो डिफॉर्मेशन ही स्ट्रेन है। लेकिन डिफॉर्मेशन होता है पूरी बॉडी में कितना चेंजिंग हुआ, लेकिन पर यूनिट डायमेंशन में जो चेंज हुआ उसको स्ट्रेन कहते हैं। जैसे एक 10 मीटर की छड़ थी, उसको खींचा गया, जब 10 मीटर की छड़ को खींचा गया तो उसकी लंबाई 10 mm बढ़ गई। डिफॉर्मेशन कितना हुआ, 10 mm का पूरी लंबाई में ना, लेकिन इकाई लंबाई में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, तो कहेंगे पूरी लंबाई 10 मीटर थी यानी 10,000 मिलीमीटर थी और वो 10 mm बढ़ी तो 10 mm बटा 10,000 यानी 1 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर का चेंजिंग हुआ। यूनिट लेंथ में चेंज जो होता है या यूनिट डायमेंशन में जो चेंज होता है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन यूनिट डायमेंशन। सबसे पहला चीज हमने सीखा कि डिफॉर्मेशन लोड के इफेक्ट में देयर विल बी अ चेंज इन द बॉडी, चेंज इन द shape and size of the body, shape and size of the body
ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक चीज बता दें आपको, डिफॉर्मेशन कहा जाता है जब उसकी साइज में चेंज हो। जैसे कहने को दोनों बात जनरल है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा और ब्रेक करें तो साइज में अगर चेंज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन, और शेप में जब चेंज हो रहा है तो उसको समटाइम हम लोग डिफ्लेक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। साइज मतलब होता है कोई चीज बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा होना, ठीक है। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा होना, साइज बदला, लेकिन वो उतना ही बड़ा है। जैसे सपोज करिए कि ये मार्कर इतना ही बड़ा है, लेकिन इसको ऐसे मोड़ दिया गया तो इसके आकृति में परिवर्तन हो गया। मतलब ये पहले जैसा दिख रहा था उससे मुड़ा हुआ दिखने लगा। तो क्या बदला? शेप बदला, साइज नहीं बदली है। साइज अलग चीज है, शेप अलग चीज है। साइज मतलब बढ़ घट जाना, लेकिन शेप मतलब आकार में परिवर्तन होना। तो देखिए जब आकार में, जैसे कोई बीम है और बीम पर लोड लगा जब ऊपर से, तो ये झुक गई, इसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, झुक गई, तो इसका शेप बदला, यानी यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ है। और जब साइज बदल जाती है तो इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। हालांकि दोनों को जनरली डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर एकदम एग्जैक्ट बात जाननी है तो ये बात होती है, ठीक है। तो हमने लिखा change in the shape and size of the body is called deformation, and deformation per unit dimension। पहले चीज हमने लिखा कि what is deformation, तो change in shape and size है called deformation, and change in या deformation per unit dimension लिखते हैं इसको, deformation per unit डायमेंशन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है विकृति, डिफॉर्मेशन मतलब होता है विरूपण। मतलब विरूपण का इकाई में कितना विरूपण हुआ है वही विकृति है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि स्ट्रेन इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं कि सपोज चेंज इन डायमेंशन आर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ये फॉर्मूला हुआ किसका? स्ट्रेन का। सब ये तो पूरा हुआ, वैल्यूमेट्रिक हो, शियर हो, लीनियर हो। लेकिन अगर केवल एक छड़ है, सपोज करिए छड़ की पहले लंबाई जो थी वो डेल्टा एल थी। पहले छड़ की लंबाई कितनी थी? डेल्टा एल थी। सॉरी डेल्टा एल क्या, पूरा एल लीजिए, बढ़ोतरी को ले लेंगे हम लोग। ये सपोज पूरी छड़ है, छड़ की यहां से लंबाई है, और जब इस छड़ को हम लोग, ये छड़ है, इसको खींचें तो इसकी लंबाई पहले एल थी, और अब बढ़ करके इसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई, ठीक है। एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो स्ट्रेन क्या होगा बताइए? कहेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है, चेंज इन डायमेंशन, कुल चेंज के बाद टोटल नहीं कितना बदला, तो डेल्टा एल की वृद्धि हुई, तो डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन को हम लोग जनरली स्मॉल ई से दिखाएंगे, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, जबकि ये लंबाई के कंपेयर में लिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रेन, लोड क्या है, स्ट्रेन क्या है, समझ गए। अब स्ट्रेन के टाइप समझेंगे उसमें कि स्ट्रेन कितने टाइप का हो सकता है, और उस स्ट्रेन की वजह से मटेरियल जड़त्व का गुण रखता है और वो स्ट्रेस पैदा करेगा। तो स्ट्रेन को पढ़ने के बाद हम फिर स्ट्रेस पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बॉडी में स्ट्रेन आती है, उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए लोड के कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। बस छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेन का टाइप, उसको पढ़ लेंगे। स्ट्रेन क्लियर होगा तो अगले टॉपिक में हम लोग स्ट्रेस को भी क्लियर करेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, सबको हम लोग 1 बाय 1 देखा जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा स्ट्रेन क्या है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेन को टाइप्स में हम लोग बांटे कि व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस देयर आर। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को जो हम लोग बांटते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को जो हम लोग बांटेंगे, तो उसमें सबसे पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये सबसे पहला टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबाई की दिशा में। अच्छा ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, लंबाई की दिशा में नहीं, बल जिस दिशा में लग रहा हो उस दिशा में हुई विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। असल में देखिए कोई बॉडी है इस टाइप से, सपोज करिए ये बॉडी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, बॉडी पर सपोज कंप्रेशन फोर्स लगा, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स लगा, तो ये बॉडी का रूप क्या हो जाएगा नया,
नया रूप क्या हो जाएगा बॉडी का? बॉडी का नया रूप ये हो जाएगा। सपोज कर लीजिए यही नया रूप हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि दबेगा उधर बढ़ जाएगा। सपोज करिए पहले इसकी लंबाई बॉडी की L थी और अब बॉडी की लंबाई में कुछ कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? डेल एल की। अब इसकी लंबाई जो है पहले की तुलना में एल माइनस डेल एल हो गई। बढ़ती तो एल प्लस डेल एल होती, माइनस हो गया। एल में से डेल्टा एल के बराबर उसमें क्या हुई? कमी आ गई। लेकिन जो चौड़ाई थी, सपोज करिए वो बी थी, चौड़ाई बी था, अगर बॉडी की चौड़ाई क्या थी? बी थी, तो इसके चौड़ाई में बढ़ोतरी हो गई है। कितनी? बी प्लस डेल बी हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी पर इस दिशा में फोर्स लगेगा तो अगर इसमें कमी आएगी तो दूसरे तरफ बढ़ोतरी आएगी। मतलब यहाँ L में कमी आई है तो उसके डायमीटर में क्या आया है? बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो बल किस दिशा में लग रहा है? इसकी लंबाई की दिशा में भी लग रहा है। तो बल की दिशा ये है तो उसी दिशा में कितनी विकृति हुई? तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। वैसे तो आपकी किताबों में ये डेफिनेशन मिलेगा कि लंबाई की दिशा में हुई विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता क्या है कि लंबाई की दिशा में नहीं बल्कि बल की दिशा में हुई विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको लिखेंगे स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिखेंगे स्ट्रेन एल से का मतलब एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इज इक्वल टू लिखेंगे डेल एल बाई एल। कमी आती तब भी स्ट्रेन का सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल की दिशा में जो विकृति होती है वो पॉजिटिव और उसके विपरीत मतलब पार्श्व दिशा में जो विकृति होती है वो नेगेटिव अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अगर ये डेल एल कमी आई चाहे कुछ भी वो डेल एल हुआ तो दूसरा वाला उसका उल्टा होगा, ये घटा है तो वो बढ़ेगा। तो यानी डेल एल बाई एल जो होता है वही क्या होता है। और विकृति का कोई यूनिट होगा? ये बताइए, विकृति का कोई यूनिट होगा? क्यों? क्योंकि डेल एल भी मिलीमीटर में, एल भी मिलीमीटर में, कट के कैंसिल। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कीप दिस इन माइंड दैट स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी? लेटरल स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब बल के लंबवत दिशा में। अगर बल इस दिशा में है तो दो दिशाएं होंगी, एक ऐसे एक ऐसे, तीन एक्सिस होते हैं ना किसी भी। अगर एक्स एक्सिस पर फोर्स लग रहा है तो वाई और जेड दो और एक्सिस होंगी। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, सपोज करिए ये बॉडी है, तो इसकी इस दिशा में आपने चलिए बल लगा दिया, ठीक है, खिंचाव बल आपने लगा दिया इस दिशा में, तो एक दिशा इसकी ये बनती है और एक दिशा इसकी ये बनती है। दो दिशाएं और हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यहां से ये क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। तो जब एक्स दिशा में फोर्स लगता है तो वाई और जेड एक्सिस में कमी आती है। अगर फोर्स खिंचाव का है तो कमी आती है। तो हमेशा देख लीजिएगा स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लेटरल स्ट्रेन। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए जरा फटाक से? तो हो जाएगा ई, अच्छा वो लॉन्गिट्यूडनल है तो लेटरल को हम लोग एल ए टी से लिख देते हैं, लेट, यहाँ पे हो जाएगा डेल बी बाई बी, मतलब उसकी लंबवत दिशा में। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है और वो हमेशा क्या हो जाएगा? इसके कंपेयर में नेगेटिव होगा, लेटरल स्ट्रेन। वैसे लेटरल लिख दिए हैं तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन समझ में आया। उसके साथ साथ तीसरा स्ट्रेन कौन सा होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब तीसरा स्ट्रेन जो आपका होता है वो होता है शियर स्ट्रेन। अब वो शियर क्या है? तो अभी तक तो सारे फोर्स डायरेक्ट थे, लेकिन अब अगर इसी में तीसरा नंबर पर स्ट्रेन देखें, शियर स्ट्रेन, तो वो क्या होगा? कोई भी बॉडी पर शियर फोर्स लगेगा तभी शियर स्ट्रेन आएगा। तो ये बॉडी हुई, बॉडी पर इधर फोर्स लगा और बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, कोणीय विरूपण हुआ। कोणीय विरूपण क्या होता है भाई? एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब ये पहले 90 डिग्री पर था लेकिन अब इसमें
थीटा एंगल बनाने लगा, इसका एक्सिस ये डिफॉर्म होके, पहले ऐसे सीधा था, लोड लगा, ये वाला प्लेन आगे चला गया, तो इसमें एक थीटा एंगल बना। तो शियर स्ट्रेन का मतलब होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, थीटा जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो फाई, इसको स्ट्रेन को फाई से दिखाते हैं, तो शियर स्ट्रेन फाई इक्वल टू जो होता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर, सपोज यहाँ पर ये लंबा, ये अपनी जगह से डेल एल खिसक गया है, और यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, एल है, यानी डेल एल खिसका है एल लंबाई में, तो यानी tan फाई इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू डेल एल बाई एल। यहाँ पर फाई की वैल्यू ये हो जाएगी। कोई भी स्ट्रेन हो सब डायमेंशनलेस होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चौथा आपका क्या आ जाएगा, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। लास्ट आपका आएगा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जाहिर सी बात है कि चेंज इन वैल्यूम अपॉन एक्चुअल वैल्यूम होगा, तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो ईवी से दिखाएंगे, वो होगा चेंज इन वैल्यूम, चेंज इन वैल्यूम अपॉन क्या करेंगे, एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यूम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल वी अपॉन, डेल वी अपॉन वी। कैसे हो सकता है, किसी भी बॉडी पर जब लोड लगेगा तो उसके वैल्यूम में भी चेंजिंग आती है, और चेंज इन वैल्यूम करेंगे अपॉन एक्चुअल वैल्यूम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें हुई है। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका स्ट्रेन का यहीं से कंप्लीट होता है, रह जाएगा बाकी का स्ट्रेस का, जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं, धन्यवाद।